हाँ, तो सभी क्लास 11th में पढ़ने वाले बायोलॉजी बच्चों का मेरी क्लास में स्वागत है। तो देखिए, जितने भी बच्चे हमारे बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो जो क्लास 11th वाले विद्यार्थी हैं, जो क्लास 11th में पढ़ते हैं, उनका चैप्टर 2 चल रहा है, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत के वर्गीकरण की इससे पहले देखिए इससे पहले हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं और आज हमारी ये 4थी क्लास है। तो जितने भी बच्चे जीव विज्ञान के हैं, तो वो सभी बच्चों को जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, और उन सभी बच्चों का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो सभी बच्चे देखते हैं और सभी बैठे रहे तसल्ली से, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनते रहें। और हम देखते हैं, आज अपनी क्लास का लेते हैं मज़ा। देखिए, आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारी क्लास है, उस क्लास में हमें ये देखना है कि आज मुझे पढ़ना क्या है। आज की क्लास में मुझे पढ़ना क्या है, आज की मेरे टीचिंग पॉइंट्स क्या हैं। तो देखिए, आज की हमारी क्लास के हैं टीचिंग पॉइंट्स, ये आज के हैं हमारी क्लास के टीचिंग पॉइंट्स, ये हैं हमारी क्लास के टीचिंग पॉइंट्स। आज हम अपनी क्लास में किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, और हमारा आज का है किंगडम प्रोटिस्टा। और इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम केवल इतने ही टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, केवल इन्हीं टॉपिक को आज पढ़ेंगे। बाकी इससे अगले कुछ टॉपिक हैं, उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हमें किंगडम प्रोटिस्टा में देखिए, सबसे पहले तो मुझे उसका एक सामान्य परिचय देखना है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखना है। हम उसका पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज। उसके बाद देखिए, हम क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, हम डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, हम यूग्लिनोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आज की हमारी क्लास के टीचिंग पॉइंट्स, हमारे आज की क्लास के कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर हम आज पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। आज की क्लास में जितना कवर, इतना कवर ही करेंगे, इतना ही कवर हमारी क्लास में आज हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा कवर करेंगे तो प्यारे बच्चों क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सभी बच्चे शांत बैठे रहें और शांत बैठ करके मेरी क्लास का आनंद उठाते रहें और समझते रहें, और NCERT को अपने पास रख लें खोल करके, क्योंकि ज़्यादातर सारा का सारा मेरा कंटेंट NCERT का ही है। तो सभी बच्चे शांत बैठे। तो देखिए, आज हम देखते हैं कि आखिर में बात करते हैं हम जगत प्रोटिस्टा की, हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है, तो जब क्लासिफिकेशन, जब वर्गीकरण को धीमे धीमे अलग किया जा रहा था, तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिस्टोटल जो आए थे, उन्होंने वर्गीकरण किया। उसके बाद कैरोलस लिनियसन आए, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसके बाद फिर हैकल आए, तो हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो जब हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उस समय पर उन्होंने प्लांटी ग्रुप और एनिमेलिया ग्रुप से अलग एक ग्रुप को बनाया था, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा प्रोटिस्टा ग्रुप है, तो उस प्रोटिस्टा ग्रुप को सबसे पहले हैकल ने क्रिएटेड किया था, इसे हैकल ने बनाया था। इस बात को मैं ध्यान रखना, हमने क्या है कि जो हमारा जो प्रोटिस्टा ग्रुप है, यानी कि जो हमारा प्रोटिस्टा किंगडम, उसे हैकल ने बनाया था। तो हमें देखिए, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो ग्रुप है, उसमें देखिए सामान्य फीचर्स इस प्रकार के जीव जंतु उसमें पाए जाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर ज़्यादातर वो जीव रखे गए हैं, वो जीव ज़्यादातर रखे गए हैं जो कि एक कोश की हैं, जिनका जो पूरी बॉडी है वो केवल एक सेल से बनी है, यानी हम इससे कह सकते हैं ये एक कोश की जीव होते हैं। और ये जीव वो होते हैं जिनके अंदर मुझे यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो मोनेरा के अंतर्गत हमें वो जीव मिलते हैं, उनके अंदर मुझे प्रोकैरियोटिक सेल देखने के लिए मिलती है। अब हम यहाँ पर ये बात भी कह सकते हैं कि जो मेरा किंगडम प्रोटिस्टा है, उसके अंदर जो जीव हैं, वो जीव एक कोश की जीव हैं,
और उनके अंदर एक यूकैरियोटिक सेल मिल रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं हम जैसे जैसे प्रोटिस्टा से आगे बढ़ेंगे तो मुझे ऐसे ऐसे जीव मिलते जाएंगे कि जिनके शरीर क्या है, इनकी बॉडी का है एक सेल से ज़्यादा बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो मेरा किंगडम है, ये जो मेरा एक प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा जो मेरा एक ग्रुप है, हम ये भी कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं हमें एक लिंक से जोड़ रहा है, हमें एक लिंक जुड़ा, यानी कि हमें उस प्रोकैरियोटिक सेल से, उस प्रोकैरियोटिक स्टेज से हमें यूकैरियोटिक स्टेज में एक मल्टी सेल्यूलर की तरफ लेके जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आखिर में ये जो मेरा प्रोटिस्टा ग्रुप है, तो जहाँ पर ये मेरा जो है प्रोटिस्टा ग्रुप, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आखिर में ये प्रोटिस्टा ग्रुप कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले हमें मोनोनस देखने मिलती प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद हम एक कोश की मिल रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है मल्टी सेल्यूलर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, एक कनेक्टिंग लिंक है। यहाँ से क्या, अब इसके बाद मेरे मल्टी सेल्यूलर की क्या होगी, ओरिजिन होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आखिर में जो प्रोटिस्टा है वो एक कनेक्टिंग लिंक है, वही प्रोकैरियोटिक सी और यूकैरियोटिक की, लेकिन उनकी जो मल्टी सेल्यूलर है और प्रोकैरियोट्स में जो यूनिसेल्यूलर, तो ये कहीं ना कहीं मुझे उसकी लिंक देखने के लिए मिलती है। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए सभी एक कोश की, वही बात है, देखो सभी एक कोश की और यूकैरियोटिक सेल वाले जीवों को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। तो जितने भी मेरे एक कोश की यूकैरियोटिक सेल वाले जितने भी जीव हैं, उन सारे के सारे जीवों को हमने प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा है। तो साइंटिस्टों ने उसी हिसाब से क्या इसकी स्टडी की, समझी। तो उसी प्रकार से जैसे धीमे धीमे कहाँ इसका इवोल्यूशन होता जा रहा है, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो यूकैरियोटिक सेल है और जहाँ से धीमे धीमे लाइफ की अब ओरिजिन स्टार्ट होने लगी है, तो इन्होंने क्या किया, उसको प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया। तो उसको इसमें किस में रख दिया, प्रोटिस्टा ग्रुप में इसको रख दिया। अब हम थोड़े समझते हैं, परंतु इस जगत की ये भी बात है, लेकिन हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो हम बात करते हैं अगर हम प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो देखिए यहां पर शब्द है प्रोटो। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। तो यहाँ पर ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल वाले वो वाले जीव रखे गए थे जो कि सबसे पहले पृथ्वी पर इनका डेवलपमेंट होने लगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप है, तो इस किंगडम की जो सीमा है वो एक लिमिटेशन है, ठीक तरह से अभी निर्धारित नहीं हो पाई है। लेकिन एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, लेकिन अगर कोई भी बायोलॉजिस्ट है तो पहले तो इसकी अच्छी तरह से लिमिटेशन सी नहीं बन पाई है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बायोलॉजिस्ट है तो वो जब इसके ऊपर रिसर्च करेगा, समझेगा, तो वो भी थोड़ा इस बात से लेकर कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा रहता है कि इसमें पाए जाने वाले कुछ जीव तो ऐसे हैं वो नेचर रखते हैं प्लांट जैसा, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उन्हीं में दूसरा लक्षण ऐसा मिलता है जो एनिमल का, यानी कि इस प्रकार के कुछ जीव मुझे देखने के लिए इस ग्रुप के अंदर मिल रहे हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करता हूँ इस जीव के बारे में जो कि है आपका युगलिना, अगर हम बात करते हैं इस जीव की, तो हम बात करते हैं युगलिना की। तो युगलिना एक इस प्रकार का जीव है जिसे हमने प्रोटिस्टा ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है और एक यूनिसेल्यूलर है, और इसके अंदर जो पाई जाने वाली जो सेल है वो एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात इसमें यूकैरियोटिक सेल मिल रही है, दूसरी बात ये कोश की है, ठीक। पहली बात ये कैसा है, यूनिसेल्यूलर। दूसरी बात इसके अंदर क्या मिल रही है, यूकैरियोटिक सेल, इसके अंदर मिल रही है यूकैरियोटिक। बट कन्फ्यूजन की बात है कि इसके बाद दो कैरेक्टर्स है वो बोथ टू नेचर्स, ये दो प्रकार के कैरेक्टर्स रखता है, दो प्रकार के इसमें लक्षण मिलते हैं, इसमें मिलेंगे दो प्रकार के लक्षण, ठीक। तो यहाँ पर इसे दो प्रकार के लक्षण मिल रहे हैं। देखिए पहला लक्षण तो एक ऐसा है इसमें जो कि फोटोसिंथेटिक है, यानी कि पहला लक्षण इसका एक ही फोटोसिंथेटिक है, अर्थात अगर लाइट है तो लाइट की उपस्थिति में खाने को अपने आप बना लेता है।
दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफिक नेचर का है, तो ये खाना अपने आप नहीं बना सकता, अर्थात ये क्या अब डिपेंड है। यहाँ पर खाना क्या है सेल्फ, लेकिन यहाँ पर क्या है भैया डिपेंड, यहाँ डिपेंड है। अगर प्रकाश नहीं है तो ये किसी और के ऊपर डिपेंड रहेगा, किसी और जीव को खाने की इच्छा करेगा, लेकिन प्रकाश है तो खाना अपने आप बना लेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा ये ग्रुप प्रोटिस्टा है उसके अंदर जीव मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो प्लांट्स के भी कैरेक्टर रख रहे हैं और जो एनिमल्स के भी कैरेक्टर रखे। तो भैया यहाँ पर प्लांट्स का भी कैरेक्टर मिल रहा है, एनिमल, तो भैया मिक्स कैरेक्टर मिल रहा है यहाँ पर, भैया प्लांट्स के भी मिल रहे हैं और एनिमल्स के भी, मिक्स हो गया काम। तो हम इसे कह सकते हैं मिक्सोट्रोफिक, अर्थात ये क्या है एक मिक्सोट्रोफिक। तो यूग्लिना वो जीव है, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या है मिक्सोट्रोफिक। मिक्स का मतलब इसमें दो, ट्रोफिक मतलब फीडिंग या न्यूट्रिशन, इसमें दो न्यूट्रिशन मिक्स हैं। तो एक तो न्यूट्रिशन उसका है प्लांट लाइक, ये है इसका क्या प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, ये है इसका क्या प्लांट लाइक कैरेक्टर्स। देखिए तो ये वाला है इसका, ये है प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, ये है प्लांट लाइक कैरेक्टर्स। तो ये है भैया प्लांट लाइक कैरेक्टर्स। और अगर हम मैं बात करता हूं इसकी, तो ये है प्यारे बच्चों क्या एनिमल लाइक कैरेक्टर्स, ये है प्यारे बच्चों क्या एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। तो जब दो चीज का भैया उसके अंदर समावेश भरा हुआ है तो दो प्रकार के काम करता भैया, मिक्स है तो उसे मिक्सोट्रोफिक कहेंगे। तो ये खाना कैसे ले रहा है ट्रॉफिक, मिक्स टाइप का, तो भैया मिक्सोट्रॉफिक है। तो हम इसे कह सकते हैं, वहीं ये दूसरे के लिए पादप। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर कुछ बायोलॉजिस्ट जिसका अध्ययन करते हैं तो अब उनके लिए कन्फ्यूजन भैया मैं इसे प्लांट ग्रुप में रखूं क्या एनिमल ग्रुप में रखूं, भाई कैरेक्टर्स दोनों। तो इसे मिक्स, यहाँ पर ही देखो ये एनसीईआरटी ने कहा कि एक जीव वैज्ञानिक बायोलॉजिस्ट के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, ये देखिए प्रोटिस्टन है, और वह दूसरे के लिए एक पादप तो हो सकता है। अगर कोई और स्टडी करता है तो हम इसे भी कह सकते हैं कि भैया ये तो क्या है एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। तो हम ये भी तो कहते हैं कि ये हो सकता है प्लांट है, इसे प्लांट ग्रुप में रखें। अब एनिमल वाला भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा इसे कन्फ्यूजन है। तो हम ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं पे हमें एक कनेक्टिंग लिंक दिखा रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए हम और भी यहाँ पर दिखाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे और दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए हमें एक जीव और है, उस जीव को भी देखिए हम यहाँ पर देखिए एक जीव हमें दिख रहा है। तो इस जीव को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये है प्यारे बच्चों क्लेमाइडोमोनास। यही कंडीशन क्लेमाइडोमोनास के अंतर्गत ही आती है। तो क्लेमाइडोमोनास में भी हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें भी दो कैरेक्टर्स मुझे मिक्स दिख रहे हैं। मुझे इसमें एक प्लांट का कैरेक्टर दिख रहा है तो दूसरा मुझे एनिमल्स का कैरेक्टर दिख रहा है। यहाँ तो दोनों कैरेक्टर्स क्या है यहाँ पर मिक्स हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पहला कैरेक्टर इसमें क्या है फ्लैजेला प्रेजेंट। अगर इफ फ्लैजेला प्रेजेंट, ये है फ्लैजेला, ये है क्या फ्लैजेला। तो आप गौर से देखिए ये है इसका फ्लैजेला। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो ये कहीं न कहीं एनिमल जैसा कैरेक्टर दिखता है। तो अगर इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है तो ये एनिमल एक जंतु जैसा क्या है, जंतु जैसा क्या है, एक जंतु जैसा लक्षण है। तो ये क्या है एक जंतु जैसा लक्षण। वहीं पर दूसरी कंडीशन में ये है कि अगर इसकी मैं फीडिंग मैकेनिज्म को देखता हूँ, इसके न्यूट्रिशन को देखता हूँ, तो हम यहाँ पर न्यूट्रिशन देखते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस मैसेज से न्यूट्रिशन लेता है, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब यह फोटोसिंथेसिस करता है तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये पादप जैसा लक्षण है, प्लांट लाइक। ठीक है, ये क्या है पादप जैसा लक्षण। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वहीं पर फोटोसिंथेसिस ये कर रहा है तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर्स हो गया। वहीं पर इसके अंदर फ्लैजेला की कंडीशन है तो ये क्या है एक एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस जगह पर हम यहाँ पर देखते हैं
तो क्लेमेटोमाइनस के अंदर में क्या है, बोथ कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, बोथ कैरेक्टर्स यानी कि दोनों लक्षण। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, दोनों लक्षण प्रेजेंट हैं। तो दोनों लक्षण पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, दोनों लक्षण पाए जाते हैं। अब आर.एच. विटाकर की बात करें तो आर.एच. विटाकर ने क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा जगत में रखा था। आर.एच. विटाकर जब क्लासिफिकेशन अपना बना रहे थे 5 किंगडम, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी गहनता से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसे प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा। जब हम अदर्स की बात करें साइंटिस्ट, तो उन्होंने इसे शैवाल के ग्रुप में रखा। तो यहाँ पर इन्होंने जब स्टडी करे तो इन्होंने इसे प्रोटिस्टा के ग्रुप में रख दिया। इनके कुछ फीचर समझ के एक कोश की है, उसमें इस प्रकार कैरेक्टर्स मिल रहा है, और कुछ साइंटिस्टों ने इन्हें शैवाल की कैटेगरी में भी रखा। अब देखिए, हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ ज़्यादातर प्रोटिस्टा ग्रुप की, यानी किंगडम प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में हमें जितने भी एक कोशिकीय ज़्यादातर जीव मिल रहे हैं, तो उनकी हैबिटेट इस प्रकार की है कि वो ज़्यादातर एक्वाटिक कंडीशन की है, जल में रहने की है। तो ज़्यादातर इसमें ज़्यादातर सभी, मान लो मोस्टली कोई एक्सेप्शन में ऐसा हो सकता है, मोस्टली आप सभी की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली जितने भी मुझे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, तो हमें ज़्यादातर सारे ऐसे हैं कि उनकी प्रकृति, उनकी अडेप्टेशन एक जलीय है। तो ये देखो सब जल में रहते हैं। देखिए हम बात करें, देखो क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेट्स, यूग्लिन, स्लिमोट्स, ठीक है, एवं प्रोटोजोआ, सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत तो रखा गया है। इन सारी की सारी चीज़ों, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, इस एनसीईआरटी ने इन सारे के सारे इसके जो बने हुए हैं छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इन सारे के सारे ग्रुप्स को उन्होंने किसमें, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा है। तो इन्होंने उससे रखा है किंगडम प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा में के इस पुस्तक के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन इनकी सबसे पहले यह प्राथमिक रूप से जितने भी मेरे प्रोटिस्टा होते हैं, तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, सबकी प्रकृति क्या है, जलीय, अर्थात ये जल में पाए जाएंगे। इनकी नेचर ये है जल में, तो इनकी लाइफ का ओरिजिन जल से हुआ है। तो ज़्यादातर ये क्या है, सभी जल में ही मिलेंगे आपको। ज़्यादातर आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये जल में ही आपको मिलते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन में देखता हूँ, देखिए, लेकिन यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी सेल में एक सुसंगठित केंद्रक यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। पहली कंडीशन इसकी है कि इनके प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी मिलने वाले जो मुझे ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, जो सब एक कोश की हैं, पहली खास बात यह है कि उसके अंदर, सबसे पहली खास बात है कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस मिल रहा है वो वेल डिफाइंड है, अच्छी तरह से काम वर्क करने वाला एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो एक सुसंगठित केंद्रक मुझे मिल रहा है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर क्या, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। पहला फीचर्स, न्यूक्लियस अच्छी तरह से डेवलप है, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, बॉडी को आगे बढ़ा रहा है जनरेशन में। उसी प्रकार से इसके अलावा दूसरा फीचर्स क्या है कि इसमें झिल्लीबद्ध कोशिका, यानी कि इसकी सेल के अंदर अब ऑर्गेनेल्स और भी मिलेंगे। इसके कोशिका जो होती है, उस कोशिका में मिलने वाले जो उसके अंग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारी पूरी कोशिका, कोशिका के अंदर हमें मिलने वाले बहुत सारे अंग होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंग। अगर मैं कोशिका के अंग की बात करता हूं मैं इसमें, तो मुझे देखिए यहाँ पर ऐसे अंग मिल रहे हैं जिनके ऊपर क्या, एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है। कुछ ऐसे मिले जो डबल झिल्ली वाले भी होते हैं, कुछ ऐसे मिले सिंगल झिल्ली वाले होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो मिलने वाले एक जीव हैं, उनकी अगर सेल का अध्ययन करते हैं, उसकी कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो कोशिका में पहली बात वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिल रहा है। दूसरी बात, वहां पर झिल्लीबद्ध अंग मिले, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन वाला है। ऐसे अंग, ऐसे कोशिका के अब डेवलप होने लगे। उसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी मिलते हैं जिनकी केवल एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन, ये दोनों चीज ऐसे हैं कि ये इसके अंदर इसकी कोशिका में मिलने लगी।
जब कोशिका का अध्ययन किया तो कोशिका में ये चीज़ मिलने लगी। और यहाँ पर हम राइबोसोम्स की स्थिति देखते हैं, राइबोसोम भी हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जितने भी जीव हैं इनकी सेल अच्छी तरह से धीमे धीमे डेवलप हो रही है। और पहली बात ये है कि इसका न्यूक्लियस अच्छी तरह से क्या डेवलप हो रहा है। दूसरी बात देखिए, हम यहाँ पर ये देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पर देखें ना, कुछ प्रोटिस्टा में फ्लैजिला तथा पक्षमाप यानी कि सीलिया भी पाए जाते हैं। उसके अलावा जब हम प्रोटिस्टा का अध्ययन करते हैं तो प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमें इस प्रकार के मिले, तो उनमें मुझे सीलिया मिल रहा है, तो उनमें मुझे फ्लैजिला मिल रहा है, तो मुझे फ्लैजिला भी मिलने वाले मिल रहे हैं और सीलिया वाले मिले। तो हमें देखिए, अगर फ्लैजिला की बात करता हूँ तो ये देखिए फ्लैजिला, तो यूग्लिना वो है जहाँ पर क्या फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये वो जीव है जिसमें क्या फ्लैजिला मिल रहा है। फ्लैजिला इसके लिए गति करेगा यानी कि मूवमेंट, इसकी लोकोमोशन में हेल्प करता है। दूसरी बात सीलिया की बात करते हैं, ये देखिए फ्लैजिला की बात करते हैं तो मुझे ये मिल रहा है। अगर मैं सीलिया की बात करता हूँ तो मुझे पैरामीशियम मिल रहा है। अब पैरामीशियम को आप देखिए गौर से, देखिए ये है पैरामीशियम। इस पैरामीशियम को देखिए यहाँ पर इसमें बहुत छोटे हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक। तो जो हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर्स होती है प्यारे बच्चों, इसी को मैं सीलिया कहता हूँ। तो देखिए ये है तो इसे मैं क्या कहता हूँ सीलिया, तो इसे मैं क्या कहता हूँ सीलिया। तो ये है भैया सीलिया। तो सीलिया मुझे पैरामीशियम मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है लोकोमोशन में हेल्प, यानी कि लोकोमोशन में ये है मेरे पास पैरामीशियम, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है सीलिया। यहाँ पर लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है फ्लैजिला यूग्लिना, यहाँ फ्लैजिला हेल्प कर रहा है। लेकिन वी आर टॉकिंग टू अबाउट अमीबा। अगर मैं अमीबा की बात करता हूँ तो अमीबा के अंदर मुझे सीडोपोडिया मिल रहा है। ये क्या कर रहा है भैया लोकोमोशन में हेल्प। तो अमीबा की देखिए ये है मेरे पास अमीबा, और अमीबा के देखिए ये है सीडोपोडिया। ये जो रचना दिख रही है आपको इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स है, तो इसी को मैं क्या कहता हूँ सीडोपोडिया। तो इसी को मैं क्या कहता हूँ सीडोपोडिया। तो ये क्या है, ये क्या है लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो हमें यहाँ पर के प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के ऑरेंज में, जैसे मुझे सीलिया मिल रहा है, मुझे फ्लैजिला मिल रहा है, किसी मुझे सूडोपोडिया मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से इनको कुछ न कुछ बेनिफिट है, और ये बेनिफिट उसके लोकोमोशन में हो सकता है। अगर हम उसी प्रकार से अगर हम बात करें उसी प्रकार से इसके रिप्रोडक्शन की, तो अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। ये अलैंगिक जनन, ये देखिए अलैंगिक जनन, ठीक। तो इसमें देखिए अलैंगिक जनन मुझे मिल रहा है देखने के लिए खूब अच्छा, ये मुझे मिल रहा है क्या अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर देखिए ये है मेरे पास क्या अमीबा। अमीबा की देखता हूँ तो अमीबा की ये क्या है मेरे पास वन सेल, एक सेल है। तो इस सेल्स के क्या है, इस सेल्स में सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हुआ न्यूक्लियस डिवीजन, यहाँ पर क्या हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन। उसके बाद हुआ यहाँ पर क्या साइटोप्लाज्म का डिवीजन। उसके बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है दो डॉटर सेल्स मिल रही हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है दो डॉटर सेल्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पर अलैंगिक जनन देखने के लिए मिला है, ऐसा जनन जिसमें दो की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर एक ही है। यानी ये क्या है मेरे पास वन पेरेंटल सेल, वन पेरेंटल सेल। तो वन पेरेंटल सेल से मुझे क्या टू डॉटर सेल्स मिल गई। तो इस प्रकार के मैं इस प्रकार के डिवीजन को कहता हूं मैं बाइनरी फिशन डिवीजन, ये इरेगुलर टाइप का होता है। दूसरी बात यूग्लिना को देख लीजिए, यूग्लिना को देखते हैं तो ठीक इसी प्रकार यूग्लिना में देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मिल रहा है मुझे, एक लंबवत मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है मुझे लंबवत विभाजन, लंबवत विभाजन, ये भी बाइनरी फिशन है, ठीक। तो ये क्या है मेरी वन पेरेंटल सेल, ये है हमारी क्या वन पेरेंटल सेल, ठीक। तो ये है हमारे पास वन पेरेंटल सेल। अब वन पेरेंटल सेल में यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ प्यारे बच्चों न्यूक्लियस का डिवीजन। तो पहले प्यारे बच्चों होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक। अब न्यूक्लियस का डिवीजन देखिए न्यूक्लियस इधर हो गया और न्यूक्लियस इधर हो गया। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर जो भरा हुआ क्या साइटोप्लाज्म। तो अब हो रहा है प्यारे बच्चों किसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन, अब हो रहा है इसमें क्या पर
साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब हो रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो इसमें देखिए कैसे हो रहा है, इसमें ऐसे लंबा लंबा हो रहा है, ऐसे करके, ऐसे बॉडी तो यहाँ पर अलग अलग हो रही है, तो ऐसे ऐसी बॉडी को मैं कहता हूँ लंबवत। तो ये क्या है मेरा लंबवत। तो लंबवत विभाजन उसमें यूग्लिनम, सॉरी बच्चों ये है यूग्लिनम, अमीबा होता ये है आपका यूग्लिना, तो यूग्लिनम। दूसरी बात देखिए पैरामीशियम को देख लीजिए, तो पैरामीशियम देखते हैं ये क्या है वन पेरेंटल सेल, ये क्या है वन पेरेंटल सेल, यानी कि एक कोशिका है, ये केवल क्या है एकमात्र कोशिका, एकमात्र कोशिका। अब एकमात्र कोशिका में देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस का विभाजन हुआ। अब यहाँ पर भैया दो न्यूक्लियस मिले पैरामीशियम में, एक तो होता है बड़ा, ये है क्या आपका लार्ज न्यूक्लियस, इसे कहता हूँ मैक्रो न्यूक्लियस, ये है आपका बड़ा न्यूक्लियस और जिसे कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। एक होता है छोटा न्यूक्लियस, ठीक, ये है स्मॉल न्यूक्लियस, तो इस स्मॉल न्यूक्लियस को कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं माइक्रो। तो देखिए दोनों ही न्यूक्लियस का यहाँ पर क्या विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों ही न्यूक्लियस का क्या हो रहा है प्यारे बच्चों विभाजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है न्यूक्लियस का डिवीजन। जब इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा तो अब यहाँ पर कैसा हो रहा है, अब यहाँ पर कैसा हो रहा है ट्रांसवर्स, ठीक, अनुप्रस्थ हो रहा है, ठीक, एक यहाँ पर पहुंच गया, छोटा यहाँ गया, बड़ा यहाँ पहुंच गया, छोटा यहाँ रह गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पैरामीशियम में मुझे अलैंगिक जनन देखने के लिए मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीव उसमें ज़्यादातर केस में अलैंगिक जनन देखने के लिए मिला है, लैंगिक जनन भी देखने के मिल रहा है, मगर कैसे देखिए कोशिका संलयन, संलयन का मतलब होता है अगर सेक्सुअल कंडीशन होगी तो इसमें दो सेल, ये देखो लिखा है कोशिका संलयन, कोशिका का मतलब सेल, संलयन का मतलब जुड़ना, सेल फ्यूजन, दो सेल जुड़ जाएंगे, दो सेल जुड़ेंगी, उसे कहता हूं क्या, जब दो सेल जुड़ेंगी तो युग्मन जायगोट बनेगा। इसे देखते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों देखो अभी हम इसे भी देखते हैं। तो हमने अब देखिए यहां पर देखिए, ये देखो लिखा है, ये देखिए क्या लिखा है इसमें, देखिए प्यारे बच्चों देखिए कोशिका संलयन, मुझे यहां पर सेक्सुअल अगर कंडीशन देखने के लिए मिल रही है प्रोटिस्टा के अंदर, तो प्रोटिस्टा के सभी एक कोशिकी हैं। अब वो सेक्सुअल कंडीशन में आएंगे तो दो चीज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो दो की जरूरत पड़ेगी, तो दो सेल आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये तो मेरा कोशिका संलयन यानी कि सेल का फ्यूजन। तो कोशिका का मतलब होता है सेल का जुड़ना। अब यहाँ पर देखिए ये है, देखिए हमारे पास सेल है, ये है देखिए दो सेल, ये है सेल, ये है हमारे पास क्या दो सेल। अब यहाँ पर सेल्स का क्या हो गया प्यारे बच्चों फ्यूजन। अब ये फ्यूजन होकर के यहाँ पर क्या इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, यहाँ पर ट्रांसफर होकर के यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होने का, अब यहाँ पर क्या बनेगी टू न्यू सेल। तो यहाँ पर मुझे अगर देखने के लिए मिले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मुझे सेल फ्यूजन देखने के लिए मिल रहा है। जब सेल जुड़ेंगी तो सेल जुड़ करके इस प्रकार से मुझे यहाँ पर लैंगिक जनन देखने के लिए मिल रहा है। देखिए अब हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स भी एक वो छोटा सा एक सब ग्रुप है जो कि मेरे प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। तो अगर मैं क्राइसोफाइट्स की प्यारे बच्चों बात करें, क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की, तो देखिए क्राइसोफाइट्स में हम ये है कि ये है देखिए हमारे क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट को भी देखते हो जो ज़्यादातर हमने पहली बात कही थी कि हमें प्रोटिस्टा के अंतर्गत वो जीव मिलेंगे जिनका नेचर पानी का है, वो ज़्यादातर पानी में मिलेंगे। अगर मैं क्राइसोफाइट्स की बात करता हूं तो क्राइसोफाइट्स के अंदर जितने भी जीव हैं इन सबका नेचर जलीय है। तो सबका नेचर क्या है जलीय, ठीक, तो सबका नेचर क्या है जलीय, अर्थात ये जल में पाए जाते हैं। इस प्रकार देखिए इन क्राइसोफाइट्स की ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है, इन पर हार्ड कवरिंग हो रही है, ये देखिए हार्ड कवरिंग मिल रही है, ये मिलते हैं। देखिए इस समूह के अंतर्गत हमने डाइटम्स तथा डेस्मिड्स यानी कि गोल्डन एल्गी जिसे हम सुनहरे शैवाल कहते हैं आते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो सब ग्रुप मेरा क्राइसोफाइट्स है, तो इस क्राइसोफाइट्स के मेरे जीव सभी वाटर के अंदर पानी के अंदर मैंने सभी की प्रकृति जली है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों
इनकी स्थिति जली है। दूसरी बात हम ये कह सकते इसमें ज़्यादा डायटम्स को रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए डायटम्स को रखा गया है और जैस्मिन, जैस्मिन्स के अंदर देखिए कौन आते हैं हमारे, गोल्डन एल्गी। तो दूसरी बात हम ये देखते हैं कि ये स्वच्छ जल में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, ऐसे वाटर में मिलेंगे जहाँ पर वाटर जो उसमें नमक की मात्रा नहीं है। जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती है यानी कि वो साल्टी वाटर नहीं है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ज़्यादातर ये स्वच्छ जल में मिलेंगे जहाँ पर नमक की मात्रा क्या होगा, लवण की मात्रा न के बराबर हो। ठीक, तथा लवड़ी जल में भी ये तथा लवड़ी जल अर्थात समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो जीव हैं वो स्वच्छ जल में भी मिलेंगे मुझे और लवड़ी जल दोनों में मिलेंगे मुझे यहाँ पर देखने के लिए स्वच्छ जल में भी मिलेंगे और लवड़ी जल दोनों में ही मुझे देखने के लिए मिलेंगे। अगर हमें बात करता हूं तो पहली बात देखिए ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये बहुत ही क्या होते हैं, छोटे, तथा जलधारा यानी वाटर करंट के साथ निश्चेष्ट यानी प्लांकटन के रूप में बहते हैं। जैसे छोटे छोटे प्लांकटन्स होते हैं, वो जल जिधर बहता है उधर चले, बहुत छोटे छोटे प्लांकटन तालाबों में मिलेंगे देखने के लिए, नदियों में मिलेंगे हमें, और भी जहाँ पानी होता है, गड्ढे होते हैं, वहाँ भी मुझे छोटे छोटे प्लांकटन्स मिलते हैं। इन्हें मैं प्लांकटन्स कहता हूँ, बहुत छोटे होते हैं, तो जिधर पानी चला जाता है उधर चले। ठीक इसी प्रकार की कंडीशन इनकी है। तो ये भी सूक्ष्म में जलधारा के साथ, जल की धारा जिधर जा रही है ये उधर ही चले जाते प्लांकटन्स की तरह। ठीक, प्लांकटन्स की तरह अधिकांशतः ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ज्यादातर केस में देखिए ये क्या बता रहा है इन्होंने, प्रकाश संश्लेषी होती है, अर्थात इनमें क्लोरोफिल ए और सी तथा जेंथोफिल और कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरे क्राइसोफाइट्स होते हैं जिसके अंदर डायटम्स मिल रहे हैं और गोल्डन एल्गी मिल रहे हैं, तो उनकी अगर हम देखते हैं तो पहली बात तो वो सारे के सारे क्या हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर के, यानी कि अपने आप फूड बना सकते हैं। तो अपने आप वो फूड बना सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा जेंथोफिल एवं कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। यहां पर देखिए ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये अक्सर हम पर देखते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण अपना खाता स्वयं बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण है तो इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। ठीक, ऑटोट्रॉप्स है, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो अपना खाना स्वयं बनाने का मतलब ये है कि इनकी बॉडी में क्लोरोफिल होना चाहिए, कोई पिगमेंट होगा। जब क्लोरोफिल इनके बॉडी के अंदर पिगमेंट है तभी तो खाना बना सकते हैं। भाई हमारे अंदर तो बॉडी में है नहीं क्लोरोफिल, अगर जिसकी बॉडी में क्लोरोफिल होगा वही तो खाना बना सकते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल ए मिल रहा है और क्लोरोफिल सी मिल रहा है। उसके अलावा इसमें देखिए जेंथोफिल और कैरोटीन नामक वर्णक भी पाया जाता है। ठीक, देखिए डायटम्स में कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिछादित कवच यानी कि ओवरलैपिंग सेल बनाती है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए समझते हैं हम यहाँ पर देखिए इसमें देखो कह रहा है, देखो पहले का डायटम्स में कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है साबुनदानी की तरह, ये देखिए साबुनदानी की तरह, इसे देखिए ये है देखिए साबुनदानी की तरह, ये देखिए ये है अलग। ठीक, अब ये है अलग, अब इसके ऊपर देखिए, अब देखिए ये है अलग और ये है देखिए अलग, यहाँ के ऊपर चढ़ी हुई है, ये है अलग, ये है अलग, देखिए इसके ऊपर चढ़ी हुई है ऊपर से। ठीक, ये देखिए ऐसे बनी हुई है संरचना, ऐसे बनी है। ठीक, ऐसे करके, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक है ऐसे और दूसरी है देखिए ऐसे, ऐसे साबुनदानी की तरह। तो देखिए इसमें देखिए डायटम्स में कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है साबुनदानी की तरह, जैसे मेरा साबुन नहाता हूँ भैया तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर मैंने साबुन रख दिया तो उस प्रकार से होती है, तो उस प्रकार से होती है। तो ये देखिए इसके अंदर कुछ भी आप रख सकते हैं, ऊपर से ढक्कन सा लग जाता है। तो साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप, ये देखो लगा, इसी के अनुरूप दो आच्छादित कवच, दो ओवरलैपिंग कवच हैं। देखो साबुनदानी की तरह दो देखो कवर है, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया।
ठीक, ये लाल वाला नीचे वाला। ऊपर वाला है उसे हम कहते हैं एपीथीका और नीचे वाले को कहते हैं हम हाइपोथीका। तो एपीथीका का मतलब, एपी का मतलब होता है ऊपर, एपी का मतलब होता है अपर, ठीक, और हाइपो का मतलब होता है बिलो, और हाइपो का मतलब होता है बिलो, बिलो का मतलब नीचे। तो नीचे वाली को प्यारे बच्चों कहता हूं मैं हाइपोथीका और ऊपर वाली को कहता हूं मैं एपीथीका। ये दो देखिए साबुनदानी की तरह बिल्कुल है। अब देखिए, अब समझते क्या लिखा है इसमें। अब देखिए आगे और क्या लिखा है, सॉप बॉक्स लाइक सेल वाल, इसकी सेल वाल बिल्कुल साबुनदानी की तरह होती हैं। दूसरी बात, इंडेस्ट्रक्टेबल अर्थात जो टूट नहीं सकती है। तो इसकी जो सेल वाल है इतनी टाइट होती हैं कि वो आसानी से टूट नहीं सकती। तो वही तो देखो लिख रहा है, जो टूट नहीं सकती हैं अर्थात इनडेस्ट्रक्टेबल, जो टूट नहीं सकती हैं, इतनी मजबूत है प्यारे बच्चों। तो क्या है, इतनी मजबूत है। अब देखिए आगे, देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट उसे कहते हैं पारदर्शी, जिसमें मैं कुछ देख सकता हूं। मान लीजिए ये है एक कांच जैसा बर्तन, इसके अंदर पानी भर दो साफ तो मैं उसे आसानी से देख सकता हूं। तो इसे मैं कहता हूं ट्रांसपेरेंट। क्या है ट्रांसपेरेंट? पारदर्शी। तो वहीं पर देखिए इसमें क्या है, देखो क्या है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। देखिए सिलीसियस सेल वाल पाई जाती है, इसके अंदर ऐसी सेल वाल बनती है सिलीसियस, यानी सिलीसियस का मतलब क्या है कि उसके अंदर में सेल्यूलोज और सिलिका दिखे, तो ऐसी है, उसमें ट्रांसपेरेंट भी देख सकता हूं, बहुत मजबूत है। जिस प्रकार से देखिए मैं ये देख रहा हूं, ये मुझे क्या दिख रही है, बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंट आर पार तो देख सकता हूं, ट्रांसपेरेंट है, आर पार भी देख सकता हूं। तो ये बहुत ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों बात करते हैं इसकी, कि इसकी जो सेल वाल होती है वो सिलीसियस सेल वाल होती है, सिलीसियस सेल वाल। तो इसकी जो सेल वाल कैसी है, सिलीसियस। तो इसकी सेल वाल है सिलीसियस। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सिलीसियस सेल वाल पाई जाती है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज और सिलिका होता है। भैया सेल्यूलोज और सिलिका उसकी वजह क्या है, बहुत हार्ड है, बहुत क्या है, हार्ड। सिलिका की वजह से क्या है भैया, बहुत हार्ड, ट्रांसपेरेंट है, तो बहुत ज्यादा। आप देखिए और समझते हैं इसे। देखिए ये है हमारे पास क्या बनी हुई, चलो देखिए ये है हमारे पास, देखिए एक है हमारे पास ये नीचे वाली, ये है देखिए प्यारे बच्चों नीचे वाली, ठीक, ये है हमारे पास नीचे वाली। और उसके अलावा देखिए प्यारे बच्चों ये है देखिए ऊपर वाली, ऊपर वाली जो है ऊपर वाली है हमारे पास ऐसी करके, ये देखिए चढ़ी हुई है हमारे पास, ये चढ़ी है। तो ऊपर वाली जो है इसे मैं कहता हूं एपीथीका, इसे मैं कहता हूं एपीथीका, और नीचे वाली को कहता हूं मैं हाइपोथीका, हाइपोथीका, ठीक। अब देखिए सेल्यूलोज, अब देखिए यहां पर देखिए सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एवं सिलिका होने की वजह से इसे फेस्टूल कहा जाता है। इसकी जो सेल वाल को हम देखते हैं तो सेल वाल के अंदर प्यारे बच्चों सेल वाल किसकी कंपोजिट है, सेल वाल किससे बनी है, वो सेल वाल बनी है प्यारे बच्चों मेरे सेल्यूलोज और सिलिका से। तो सेल्यूलोज, ये देखो सेल्यूलोज और सिलिका से इसकी जो सेल वाल बनी है, कोशिका भित्ति जिसे मैं कोशिका भित्ति जो वो बनी है, तो इसे बनी होने की वजह से मैं इसे क्या कहता हूं, फ्रेस्टूल कहता हूं। तो मैं इसे क्या कहता हूं, फ्रेस्टूल। तो ये देखिए मेरे पास ये है ऊपर वाली और ये है नीचे वाली, ऊपर वाली मेरी एपी है और नीचे वाली मेरी हाइपा है। अब ये बनी किससे भैया, सेल्यूलोज और सिलिका से, जिसकी वजह से मैं इसे क्या कहता हूं, फ्रेस्टूल या सेल, या मैं इसे क्या कहता हूं, फ्रेस्टूल या सेल, इसे मैं फ्रेस्टूल या सेल कहता हूं। तो फ्रेस्टूल या सेल है, ये दो सेलों से मिलकर के बनी है, एक तो बनी है आपकी ऊपर वाली जिसे कहता हूं एपीथीका, और नीचे वाली को कहता हूं मैं हाइपोथीका। तो इस पूरी आवरण को हम कहते हैं फ्रेस्टूल। तो फ्रेस्टूल मुझे कितने में मिली है भैया, देखने के लिए क्राइसोफाइट से मिली है, किस में मिली है, डाइटम से मिली है देखने के लिए। अब इस डाइटम्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेस्टूल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज और सिलिका की बनी हुई है। तो वही तो देखो इसमें क्या दिया, ऊपर वाली को प्यारे बच्चों में क्या कहता हूं, एपीथीका, और नीचे वाली क्या कहता हूं मैं, हाइपोथीका। बस सिंपल है। तो ऊपर वाली को कहते हैं हाइपोथीका, नीचे वाली सिंपल कहते हैं हाइपोथीका, नीचे वाली को कहते हैं हाइपोथीका, ऊपर वाली को कहते हैं एपीथीका। ये दोनों मिलकर के क्या, दोनों जब मिली हो तो उसे मैं फ्रेस्टूल या सेल कहता हूं।
ठीक, इसे देखिए। अब देखिए यहां पर इन भित्तियों में सिलिका होता है, इनकी बाल से उसमें सिलिका है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात आसानी से सड़ते नहीं हैं। इनकी भैया जो बाल है, एक है प्यारे बच्चों एपिथीका और एक है प्यारे बच्चों हाइपोथीका। तो किसकी है? इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड सिलिका। तो सिलिका में अधिक होने की वजह से क्या है, न तो ये भैया सड़ रही है न टूट रही है, ये कई सालों तक पड़ी रहती है। इसी वजह से पड़ी रहती है भैया, क्योंकि जिस कारण से ये नष्ट नहीं हो सकती। प्यारे बच्चों ये नष्ट नहीं हो सकती, यही देखो कहा है। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों नष्ट नहीं हो रही है। तो भैया जब उसकी नष्ट ही नहीं हो पा रही है तो भैया बहुत जमा हो जाएगी। ये देखिए, देखो जमा हो गई, देखो कितनी जमा हो गई, ये देखो। अब नष्ट ही नहीं हो पा रही है तो प्लास्टिक के कचरे की तरह, प्लास्टिक का कचरा देखा है, तो उस प्लास्टिक के कचरे को हम फेंकते रहते हैं, प्लास्टिक सड़ नहीं रहा है, तो इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कई वर्षों तक हम देखते हैं प्लास्टिक निरा इकट्ठा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये चीज न तो सड़ रही है, नष्ट हो रही है। तो लेकिन वो डाइटम्स क्या मर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन इसकी जो पड़ी रोज इकट्ठी हो रही है, बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत इकट्ठा ढेर बन जाता है, चादर सी बिछ जाती है। तो जब चादर सी बिछ जाती है, जब वो मर जाते हैं इनकी चादर से, मैं कहता हूं डाइटामेसियस। तो ये देखिए, ये है मेरे पास, ये अगर मैं इसे थोड़ा थोड़ा पीस दूं तो बालू की तरह हो जाएगी, पाउडर जैसी। अब ये बालू की तरह हो गई तो भैया मैं से अपने जो धातु के बर्तन हैं, मान लीजिए मेरे पास पीतल के बर्तन है, पीतल के बर्तन को रगड़ के साफ करेंगे, बहुत अच्छे साफ हो जाएंगे। मैं तांबे के बर्तन साफ करूंगा, बहुत अच्छे हो जाएंगे। एल्युमिनियम के बर्तन साफ करेंगे, बहुत अच्छे। तो हम ये कह सकते हैं, ये धातु के जो बर्तन होते हैं साफ, यानी पॉलिशिंग करें, उनकी पॉलिश करने में बहुत अच्छे काम आते हैं। तो ये चीज के इसका क्या है, किरकिरी होती है। किरकिरी का मतलब होता है एक मिट्टी होती है किरकिरी, बालू की तरह। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार मृत डाइटम्स, जो डाइटम्स मर जाते हैं अपने परिवेश में, जहां पर वो डाइटम्स हैं बहुत ज्यादा मात्रा में अपने हैबिटेट में, प्यारे बच्चों जहां पर वो डाइटम मर गए। अब डाइटम्स मर गए, लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी, हमारे जो डाइटम्स हैं उनकी जो सेल वाले वो किसकी बनी है, एपिथीका और हाइपोथीका की। तो वो किसकी होती है, जिससे बनी हुई सेल्यूलोज और सिलिका की, ठीक, जिसे मैं सेल कहता हूं। तो इसे देखिए, तो उसकी जो कोशिका भित्ति के अवशेष, वो तो मर गई, अब ये कोशिका भित्ति के अवशेष है प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों क्या है, प्यारे बच्चों इधर देखिए, ये क्या है, कोशिका भित्ति के अवशेष। ये है देखो, कोशिका भित्ति के क्या है, अवशेष। अब ये कोशिका भित्ति के जो अवशेष हैं वहीं पड़े पड़े इकट्ठे हो रहे हैं, न तो सड़ रहे हैं न टूट रहे हैं, और भैया मेरा गड्ढा सा इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो भैया प्यारे बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये सब क्या है, उसके अवशेष, उसकी कोशिका भित्ति के। भैया उसके अंदर जो जीव था वो तो चला गया ऊपर, अब उसका जो ढांचा बचा है, जो सड़ नहीं रहा है, जो गल नहीं रहा है, जो नष्ट नहीं हो रहा है, वो क्या है प्यारे बच्चों, इकट्ठा हो रहा है। वो क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो ये क्या है, इकट्ठे हो गए। तो क्या हो गए, इकट्ठे, अर्थात इसका एक्यूमुलेशन हो गया। ये क्या हो गए, इकट्ठे, यानी कि एक्यूमुलेशन। प्यारे बच्चों ये क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। तो देखो अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं, अर्थात मरने के बाद ये डाइटामाइट बनाती है। भैया ये मर जाएंगे तो क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, डाइटामाइट बनाएंगे। अब ये मर गए तो इस चीज को जो इकट्ठे हुए बहुत ज्यादा अवशेष है, मुझे देख रहे भैया बहुत सारा ढेर सा लग रहा है, बहुत है। पूरी जहां पर ये डाइटम्स हैं वहां पर देख रहा हूं पूरी जमीन कैसी होगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल इन्हीं ढांचों से भर गई है। तो जो जमीन भर गई है पूरी इन्हीं ढांचों से, उसी को मैं कहता हूं प्यारे बच्चों डाइटामाइट। उसी को मैं कहता हूं प्यारे बच्चों डाइटामाइट कहता हूं। इसे देखिए समझिए, उसी को हम कहते हैं प्यारे बच्चों डाइटामाइट। ये देखो डाइटामाइट लिखे, तो क्या है, बन जाए उसे डाइटामाइट बना। अब देखिए समझिए नीचे, देखिए समझिए प्यारे बच्चों, देखिए अब प्यारे बच्चों यहां देखिए, इतनी चीज को हम समझ गए, ठीक। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को अब ये लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, भैया सल नहीं रहा है, गल नहीं रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, करोड़ों वर्ष हो गए इसे। तो जब करोड़ों वर्ष हो जाते हैं तो मैं इसे कहता हूं डाइटमी मृदा। डाइटमी मृदा का मतलब होता है, डाइटमी का मतलब डाइटम की मृदा,
कि मिट्टी, ये डायटम की क्या है, मिट्टी। ये देखो लिखा है डायटमी मृदा, एनसीईआरटी के शब्दों को समझो। ये लिखा है डायटमी का मतलब होता है, डायटमी मतलब डायटम की, मृदा का मतलब मिट्टी। ऐसे डायटम जो मर गए उनकी मिट्टी मिट्टी बची है भैया, जो लाखों साल हो गई, जिससे करोड़ों वर्ष हो गए प्यारे बच्चों, वो सड़ नहीं रही है, नष्ट नहीं हो रही है, तो उसी को मैं क्या कहता हूं, डायटोमेशियस अर्थ। ठीक, यानी कि डायटमी मृदा, मरे हुए डायटम्स की मिट्टी, जिसे मैं कहता हूं डायटोमेशियस अर्थ। इसे हम डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। तो ये क्या है मेरी डायटोमेशियस अर्थ, अर्थात डायटमी मृदा जो मर गए हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों, डायटमी मृदा। ठीक, डायटमी मृदा, जिस प्रकार से इंसान मर गया, उसकी हड्डियां बहुत इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन इकट्ठी हड्डी क्या है, वो तो कुछ दिनों में गल जाएंगी। ये तो भैया देखो करोड़ों वर्ष लिखा है एनसीईआरटी ने, करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को हम डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। तो अब समझ में आया आपके डायटोमेशियस अर्थ क्या है। अब देखिए यहां पर, देखिए अब हम देखते हैं कि अब हमने जो डायटोमिस जो मिट्टी है, उस मिट्टी को देखते हैं तो वो धीमे धीमे कण के रूप में बन जाती है मिट्टी, जैसे बालू की तरह कण में किरकिरी। ठीक है, किरकिरी, किरकिरी यानी कि छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, बहुत छोटे बालू जैसे। ठीक है, बालू जैसे। ठीक, सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए कणमय, कणमय का मतलब पार्टिकल्स। ये देखो कण, कण का मतलब होता है पार्टिकल्स, समझिए यहां पर पार्टिकल्स, कणमय। ठीक, होने के कारण ये कणमय, कणमय, कण 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 होने के कारण इस मृदा का उपयोग भैया बिल्कुल कणमय होती है, यानी कि चंबल की तरह होती है। जो चंबल मोहरम होती नहीं है, जिससे क्या लेंटर वेंटर पड़ता मकानों का, मोहरम चंबल, तो बालू की तरह होती है। तो इसे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कोई भी धातु का बर्तन है उसकी पॉलिश अच्छी होगी, इससे काम में आ रहा है, पॉलिश होगी इसकी अच्छी, तो पॉलिशिंग के काम में आ रहा है प्यारे बच्चों। हम इससे ऑयल होता है, उस ऑयल को फिल्टर कर सकते हैं कंपनियों में, हम सिरप के फिल्टर्स के फिल्ट्रेशन में इसको प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात किरकिरी होने की वजह से आसानी से धातु को पॉलिशिंग की जा सकती है। देखिए, तो ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। पहली बात ये है कि ये समुद्र के क्या है प्यारे बच्चों, मुख्य उत्पादक हैं। तो इस प्रकार से हम ये चीज को और समझते हैं। अब देखते हैं, तो अब प्यारे बच्चों हम आगे अब देखो डायनोफ्लैजिलेट आ गया। अब हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की, कि आखिर में डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है। तो हम अगर डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में देखते हैं तो देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम देखते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स ये भी मेरे प्रोटिस्टा में आता है, और प्रोटिस्टा का एक उपवर्ग है, एक छोटा सा, उस प्रोटिस्टा के अंदर से कैटेगराइज किया है डायनोफ्लैजिलेट्स को, जिसे हम आज पढ़ेंगे। देखिए, ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पहली बात इन जीवधारी की बात करते हैं, कैसे होते हैं ये, समुद्री होते हैं। क्या होते हैं, समुद्री। ठीक, मेरा है दूसरी बात ये होते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मतलब फोटोसिंथेटिक। जब फोटोसिंथेटिक है तो इसका मतलब क्या है, क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब खाना स्वयं बना रहा है। ठीक, स्वयंपोषी हो गया, तो ये क्या हो गया, स्वयंपोषी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्या, स्वयंपोषी, अर्थात अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपना खाने को स्वयं बना रहे हैं। तो देखिए अब यहां पर देखते हैं, इनमें उपस्थित वर्णक, इसके उपस्थित जो उसमें मेन पिगमेंट होते हैं, देखिए वो पीले हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, अथवा लाल दिखते हैं। तो इसमें जो बात करता हूं मैं डायनोफ्लैजिलेट्स की जो मैं बात करता हूं, तो डायनोफ्लैजिलेट्स की प्यारे बच्चों इस प्रकार के हैं कि उसकी बॉडी को अगर हम देखते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर मुझे बहुत सारे पिगमेंट मिल रहे हैं, ऐसे पिगमेंट मिल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी कैसी हो रही है, उनका शरीर कैसा हो रहा है, उनका देखो पीला भी शरीर हो रहा है, उनका हरा भी हो रहा है, उनका भूरा भी हो रहा है, उनका नीले अथवा लाल, इस पर देख सकते हैं।
क्योंकि इस प्रकार के पिगमेंट उनकी बॉडी में मिल रहे हैं। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं, देखिए इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल के बाहर सतह, यानी कि जो इनकी सेल वॉल होती है उसकी आउटर सरफेस पर, अभी देखते हैं कहां, उसकी आउटर सरफेस पर सेल्यूलोस की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं, स्टिफ प्लेट्स। तो स्टिफ प्लेट्स मुझे कहां मिलनी देखने के लिए, डायनोफिलेट्स में। और किस में मिल रही है, कोशिका भित्ति जो होती है उसकी आउटर सरफेस पर। तो इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की जो आउटर सरफेस है, उस आउटर सरफेस पर मुझे क्या मिल रही है, मुझे सेल्यूलोज की क्या मिल रही है, स्टिफ प्लेट्स, कड़ी पट्टिकाएं मिल रही हैं, कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। इसकी कोशिकाएं चारों ओर से सेल्यूलोज युक्त प्लेटों से बने कठोर आवरण से घिरी होती हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो कोशिकाएं हैं एक कठोर आवरण से घिरी होती हैं, ठीक है। अधिकतर डायनोफ्लैजेलेट्स में दो फ्लैजेला मिलेंगे। पहली बात इनकी यह है कि अगर हम बात करते हैं ज़्यादातर डायनोफ्लैजेलेट्स की, तो डायनोफ्लैजेलेट्स में वो जीव रखे गए जिनमें दो फ्लैजेला मिल रही मुझे। अब तो कुछ ऐसे भी थे इसमें एक भी मिलता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर दो फ्लैजेला मिल रही हैं। अब वो दो फ्लैजेला को हम देखते हैं, जिसमें एक लंबवत, एक तो होगा लंबवत। लंबवत का मतलब ये ऐसा, देखिए ये है ऐसे करके लंबवत का मतलब, तो एक फ्लैजेला ऐसा हो गया, लंबवत बोलते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं लंबवत। तो एक ऐसा फ्लैजेला कौन सा है, देखिए ये है, ये वाला तुम्हें फ्लैजेला दिख रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये है मुझे लंबवत, लंबाई में, ठीक है, लंबवत। तथा दूसरा होता है अनुप्रस्थ ट्रांसवर्सी। अब दूसरा देखो होगा फ्लैजेला ऐसा, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये। तो एक फ्लैजेला है मेरे पास ये, और एक फ्लैजेला ये है। तो ये है मेरे पास लंबवत, ये है ट्रांसवर्स, इसे कहता हूं मैं परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या, दो फ्लैजेला मिलेंगे, दो फ्लैजेला मिलते हैं, देखो दो फ्लैजेला, ठीक, दो फ्लैजेला ट्रांसवर्स रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में, ये है भित्ति पट्टिका, जो नहीं ये देखो लिखा है कड़ी पट्टिकाएं होती हैं, ये देखो कड़ी पट्टिका है, इन कड़ी पट्टिकाओं में मुझे फ्लैजेला मिले। एक तो प्यारे बच्चों मुझे ऐसा मिल रहा है, ये देखिए, एक तो मुझे मिल रहा है देखो ऐसे करके, ये देखो फ्लैजेला गया निकल के ऐसे गया है। ले दोबारा देखिए, समझिए अच्छी तरह से, देखिए एक तो इसके अंदर देखिए फ्लैजेला है ये वाला, एक तो देखिए फ्लैजेला है, देखिए ऐसे करके ये निकल गया, ये वाला निकल के आ रहा है, और एक फ्लैजेला है देखिए ऐसे करके ये निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दो फ्लैजेला मिल रहे हैं, एक तो ऐसा मिल रहा है फ्लैजेला, और एक मुझे फ्लैजेला मिल रहा है ऐसे, ठीक। तो इस वाले फ्लैजेला को देखिए लिखा है ट्रांसवर्स फ्लैजेला, इस वाले को कहते हैं हम ट्रांसवर्स फ्लैजेला, अर्थात अनुप्रस्थ, जो एन्यूलस में स्थित होता है। और इस वाले को नीचे वाले इसे कहते हैं लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, जो सल्कस में स्थित होता है। ये वाला सल्कस में मिलेगा और ये एन्यूलस में मिलेगा, ये बातों को ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो दूसरा अनुप्रस्थ होता है भित्ति के पट्टिकाओं के बीच की खांच में प्रेजेंट होता है। तो इनके अरेंजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो भैया ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एक दूसरे से इस प्रकार से ये अरेंज है, परपेंडिकुलर, इसे कहता हूं परपेंडिकुलर। ये है मेरे पास क्या, परपेंडिकुलर, ये है मेरे पास क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, इसे कहता हूं मैं परपेंडिकुलर। ये देखो इसे कहता हूं परपेंडिकुलर। अगर मैं इस वाले की बात करता हूं जो ट्रांसवर्स है, वो तो देखिए एन्यूलस में प्रेजेंट है, ये है एन्यूलस में प्रेजेंट, ये है आपका एन्यूलस में प्रेजेंट, और ये है आपका सल्कस में प्रेजेंट, उसके सल्कस में प्रेजेंट है। तो दूसरी बात, अब देखिए आगे चलते हैं, आगे देखिए इसमें क्लोरोफिल ए और सी उपस्थित होता है। यहां पर देखिए क्लोरोफिल ए मिला है, क्लोरोफिल सी मिला है। जब बात क्लोरोफिल की हो रही है तो खाना अपने आप ही बनाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि भैया क्लोरोफिल मिल रही है, वो भी ए मिल रहा है, तो भैया काम क्या है, अपना खाना अपने आप ही बनाएगा। उसे क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, अर्थात सेल्फ फूड मटेरियल है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ फूड प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, स्वयंपोषी, प्यारे बच्चों ये क्या है, स्वयंपोषी, ठीक है। भोजन स्टार्च और ऑयल के रूप में संचित रहता है,
इसके अंदर अगर भोजन की बात करें तो मुझे स्टार्च और ऑयल के रूप में, इसकी बॉडी को अगर देखते हैं तो मुझे ऑयल्स के रूप में और स्टार्च के रूप में बॉडी इकट्ठा रहेगा। ठीक, ऊपर से बात करते हैं नॉक्टिल्यूका। एक नॉक्टिल्यूका डायनोफ्लैजिलेट्स है। ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जो जैव संदीप्त यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित एग्जिबिट करता है। तो देखिए एक इस प्रकार का मुझे डायनोफ्लैजिलेट्स मिला है जिसका नाम है नॉक्टिल्यूका। तो नॉक्टिल्यूका की बात करते हैं तो वो अपनी लाइट को खुद बनाता है और उसे एमिट करता है। तो अर्थात ये खुद में लाइट बनाते हैं और चमकते हैं। तो देखिए ये देखो चमक रहा है, ये देखो चमक रहा है। तो यहां पर क्या हो रही है प्यारे बच्चों, लाइट एमिट हो रही है, अर्थात बायोल्यूमिनेसेंस है, जैव संदीप्त हैं। बायोल्यूमिनेसेंस डायनोफ्लैजिलेट्स में ऐसे मिले, जैसे नॉक्टिल्यूका की बात करता हूं तो वो लाइट को एमिट करेंगे, इस प्रकार से चमकते रहते हैं। जिस प्रकार से रात को मोती चमकते हैं ना, इस प्रकार से चमकते रहते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स मुझे ऐसे मिले। उसके अलावा कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि गोनिओलेक्स, जैसे हम बात करते हैं गोनिओलेक्स की, ठीक है, तो गोनिओलेक्स की बात करते हैं और हम बात करते हैं जिम्नोडियम की। ये दो डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे जिनकी बात करते हैं, कुछ कशेरुकियों के लिए विषैले होते हैं। तो समुद्र के अंदर हम देखते हैं तो बहुत सारी कुछ इस प्रकार की कशेरुकियां, मतलब इस प्रकार की मछलियां मिलती हैं। उनके लिए क्या है, विषैली। मछलियां क्या है, इंसान के लिए भी या और भी ऐसे जीव हैं उनके लिए भी क्या है, विषैले होते हैं, हानिकारक होते हैं। जब वे अधिकता में होते हैं, अगर ये अधिकता में है तो सेक्सीटोसिन नामक का विषैला पदार्थ समुद्र में उत्पन्न करते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन, इनकी संख्या, जैसे हम बात करते हैं गोनिओलेक्स की और हम बात करते हैं जिम्नोडियम की, हम इन दो डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें, अगर इनकी संख्या जहां पर इनका हैबिटेट है, अगर प्यारे बच्चों इनकी संख्या बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, तो क्या है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसका मतलब वहां पर एक सेक्सीटोसिन नाम का क्या है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सेक्सीटोसिन, सेक्सी नामक विषैला पदार्थ समुद्र में उत्पन्न करते हैं, जिससे मछलियां तथा दूसरे जंतुओं की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जो मनुष्यों का पैरालाइसिस का कारण बनती है। अगर मनुष्य की बात करेंगे तो उसे पैरालाइसिस हो जाएगा। खतरनाक है भैया, खतरनाक है बहुत ज्यादा, इसीलिए तो पैरालाइसिस हो रहा है। अगर हम बात करते हैं देखिए गोनिओलेक्स की, देखिए गोनिओलेक्स और जिम्नोडियम, इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है। ये देखो लिखा है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड का मतलब होता है बहुत तेज, फास्ट तरीके। अगर ये थोड़े बहुत हैं तो इनमें इतनी तेज रैपिड यानी कि बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, जिससे इनकी संख्या बहुत जल्दी 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 क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इनकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा स्पीड यानी गति के साथ बढ़ रही है। तो जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भैया सेक्सीटोसिन को निकालेगी, वहां की मछलियां उनके लिए हानिकारक होगी। जब संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या, लाल ही लाल दिखने लगेंगे भैया। जिस प्रकार से अगर समुद्र की बात करें या किसी तालाब की बात करें तो उस तालाब पर काई होती है ना, काई की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो उसकी परत, जो तालाब का पानी की परत है, हरी हरी दिखने लगती है हमें। इसकी बढ़ गई तो लाल लाल दिखेगी मुझे। तो देखिए जिससे समुद्र में इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है, जिसे लाल ज्वार यानी कि मैं इसे रेड टाइड कहता हूं। ये देखिए, ये देख लियो प्यारे बच्चों, देखिए अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, बात करते हम गोनिओलेक्स की और बात कर रहे हैं हम किसकी, जिम्नोडियम की। तो प्यारे बच्चों अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो भैया इसका समुद्र का रंग लाल ही लाल हो जाएगा, जिसे मैं रेड टाइड कहता हूं, लाल ज्वार। ठीक, ये देखिए समुद्र है, समुद्र में देखिए कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, कैसे बढ़ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक, देखिए रेड टाइड, रेड टाइड, ठीक, रेड टाइड हो रहा है भैया, इनकी संख्या बढ़ गई। ग्रीन होता तो ग्रीन हो जाता भाई, ग्रीन होता, ग्रीन काला होता तो काला हो जाता। तो भैया इसकी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी जब जैसे जैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगी, इसकी संख्या बढ़ेगी, तो सेक्स, पहली बात
सेक्सीटोसिन नाम का एक विषैला पदार्थ निकलता है जो सबके लिए हानिकारक है। दूसरी बात, इनकी संख्या गोनियोलैक्स और जिम्नोडियम की जैसे जैसे डायनोफिलेजिलेट्स इनकी संख्या बढ़ रही है, तो जहां इनकी संख्या बढ़ी है समुद्र में उस जगह पर पानी सब लाल ही लाल हो जाएगा। वहां पर मैं देखूंगा तो मुझे सब लाल ही लाल दिखाई देगा। तो भैया लाल ही लाल दिखाई, तो उसे क्या कहता हूं मैं? रेड टाइड। तो उसे मैं क्या कहता हूं प्यारे बच्चों? रेड टाइड। तो प्यारे बच्चों हम उसे कहते हैं रेड टाइड। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आ गया हमारा यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड की बात करते हैं तो यूग्लिनॉइड भी मेरा जो किंगडम प्रोटिस्टा है उस किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो हम यूग्लिनॉइड्स को देखते हैं। तो यूग्लिनॉइड्स जैसे हम इसकी बात करते हैं इसके नाम से, तो हम अपने आप समझ जाते हैं कि बात यूग्लिना की हो रही है। तो ये है प्यारे बच्चों मेरा यूग्लिना, ठीक। तो ये है प्यारे बच्चों मेरा यूग्लिना। देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या है, यह एक कोशिकीय, ठीक, एक कोशिकीय तथा कशाभिकीय फ्लैजिलेट्स। ये देखिए ये है फ्लैजिला, ये क्या है? फ्लैजिला। जब फ्लैजिला ये रखता है, जब इसमें फ्लैजिला पाया तो मैं तो फ्लैजिलेट्स बोल देता हूं। तो ये क्या है? पहली बात एक कोशिका, दूसरी बात फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो यूग्लिनोफाइटा के वर्ग यूग्लिनोफाइसी से संबंधित है। अब मैं इसकी बात करता हूं यूग्लिनो, तो ये भी कहीं न कहीं पे हम इसकी बात करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें मुझे दो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। इसके न्यूट्रिशन को देखता हूं कि जब लाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जब लाइट नहीं है तो छोटे मोटे जीव को क्या एनगल्फ कर रहा है, किसी के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। तो वो दूसरी बात, इसके अंदर देखो फ्लैजिला मिल रहा है। तो फ्लैजिला क्या है? एक एनिमल्स जैसा। तो यहाँ पर दोनों लक्षण मुझे देखने के लिए मिले। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये भी क्या है? एक संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी हम उसे बोलते हैं जो कि किसी न किसी को ऐसे करके, ये है मेरे पास ये, तो अब यहाँ पर मेरा अगला वो आ गया, तो भैया ये कहीं न कहीं पे इसे जोड़ेगी, ये देखिए जोड़ेगी। उसके बाद देखिए भैया प्यारे बच्चों देखो अगला आ गया, तो ये से बोलता हूँ संयोजक कड़ी, ये किसी न किसी को जोड़ रहा है, इसे कहता हूं मैं क्या? संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी का मतलब होता है किसी को जोड़ना। अब इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स मुझे यहाँ के मिल रहे हैं और कुछ कैरेक्टर्स मुझे यहाँ के मिल रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स मुझे यहाँ के मिले, कुछ कैरेक्टर यहाँ से। तो ऐसी चीज, ऐसा जीव जिसमें मुझे उसके कैरेक्टर मिले और कुछ उसके कैरेक्टर, उसके बीच वाला कह सकते हैं हम उसे। तो ये भी प्लांट्स के कैरेक्टर्स मिले, एनिमल्स के कैरेक्टर, तो ये इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? एक संयोजक कड़ी है ये। देखिए इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर, इनमें से ज्यादातर बात करते हैं तो स्वच्छ जल में मिलेंगे। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर पानी में पाए जाते हैं। ऐसा पानी जो जैसे तालाब का पानी है या किसी नदी का पानी वहाँ भरा हुआ है या कोई झील का पानी है किसी बड़े गड्ढे के पास, तो वहाँ पर स्टेगनेंट वाटर कहते हैं, जहाँ पर पानी तो था पहले लेकिन अब वो बह नहीं रहा है एक ही जगह पर, इस तरह हम उसे कहते हैं स्टेगनेंट वाटर। तो ऐसा पानी, स्वच्छ पानी जिसके अंदर लवण की मात्रा नहीं है, पानी लवण, स्वच्छ जल मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर लवण की मात्रा नहीं है, जिसे मीठा जल भी बोल सकते हैं। तो जिसके अंदर लवण की मात्रा नहीं होती है और पानी भरा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं ये जीव हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है जिसे मैं पेलिकल कहता हूं। पहली कंडीशन कि इसके अंदर मुझे यहां पर कोशिका भित्ति नहीं मिल रही है, ठीक। कोशिका भित्ति की जगह पर, ठीक, कोशिका भित्ति की जगह पर मुझे एक स्ट्रक्चर मिल रही है जो प्रोटीन की है, इसे कहता हूं पेलिकल। तो पेलिकल क्या है? एक प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस क्या है प्यारे बच्चों? लेयर। एक प्रोटीनेशियस लेयर है, यानी कि पेलिकल क्या है? प्रोटीनेशियस लेयर, यानी कि पेलिकल जो है किसकी बनी है? प्रोटीन की। कोशिका भित्ति नहीं है, उसकी जगह किसने ले ली? पेलिकल ने। अब पेलिकल किसकी बनी है? प्रोटीन की। तो यही बात कह सकते हैं, इसकी जो कोशिका भित्ति की जगह पर मुझे यहां पर देखने के लिए पेलिकल मिली है, वो भी कैसी है? प्रोटीनेशियस नेचर की है, यानी कि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक है, प्रोटीन की एक लेयर है, ठीक।
अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं, इसमें फ्लैजेला की बात करता हूं तो इसमें मुझे फ्लैजेला टिंसल टाइप का दिखता है। सब टिंसल टाइप का क्या होता है? टिंसल टाइप का मतलब फ्लैजेला के ऊपर सूक्ष्म रोग होंगे एक साइड पर। देखिए इसमें फ्लैजेला की बात करता हूं तो इसमें फ्लैजेला मुझे दो मिल रहे हैं। एक तो देखिए फ्लैजेला मेरे पास ये है, एक है मेरे पास फ्लैजेला ये। तो इस बारे फ्लैजेला की बात करता हूं तो इस बारे फ्लैजेला पर देखिए मुझे यहां पर हेयर्स मिल रहे हैं देखने के लिए एक साइड पर, वन साइड पर, ठीक ऐसे करके ये देखिए प्यारे बच्चों एक साइड पर, ठीक है। तो यहां पर क्या है? हेयर्स प्रेजेंट वन साइड, ये देखो लिखा मैंने हेयर्स प्रेजेंट वन साइड, ठीक। तो इसे हेयर्स प्रेजेंट। और दूसरे फ्लैजेला की बात करता हूं तो दूसरा फ्लैजेला देखिए यहां पर है, इस जगह पर है, वहां पर वो क्या हुआ है? रिड्यूस था पहले, अब रिड्यूस हो गया है, अर्थात उसका क्या हुआ है? बिल्कुल रिड्यूस हो गया, कम हो गया है। देखिए एक तो होता है शॉर्ट, तो शॉर्ट होता है वो कैसा है? जो शॉर्ट कैसा है? स्मूथ। और दूसरा वाला जो स्मूथ है वो कैसा हो गया है? रिड्यूस, अपचैत हो गया, यानी कि वो उसी में क्या अब समाहित हो गया है। पहले था लेकिन अब उसमें समाहित हो, लेकिन जो छोटा है वो कैसा है? स्मूथ है। और बड़े की बात करता हूं वो कैसा है प्यारे बच्चों? लंबा है, रफ है, रफ का मतलब खुरदरा है। दूसरी बात ये है खुरदरा क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है एक साइड पर। तो ये क्या है मेरे पास? रफ। ये क्या है मेरे पास? रफ फ्लैजेला, खुरदरा, ठीक, रफ फ्लैजेला, ठीक। तो यहां पर क्या है? हेयर्स प्रेजेंट है बट वन साइड, केवल एक तरफ हेयर्स प्रेजेंट है। ये देखिए एक तरफ हेयर्स प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है केवल एक तरफ। तो यहां पर एक तरफ मुझे हेयर्स मिल रहे हैं, ये दो लिख लिया मैंने। अब देखते हैं ये प्रोटीनेशियस लेयर जो प्रोटीन की होती है, इनकी संरचना बॉडी स्ट्रक्चर्स को लचीला बनाती है। अब बात करते हैं देखिए इसकी पेलिकल की। ये है देखिए पेलिकल। तो पेलिकल की बात करता हूं तो पेलिकल पहली बात क्या है? प्रोटीन की बनी है। तो प्रोटीन की बनी होने की वजह से थोड़ा बहुत इसमें फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है? हल्का हल्का फ्लेक्सिबल। तो ये इसकी बॉडी जो इसका शरीर है ये युगलिना है। इस युगलिना का जो शरीर है, इसकी जो बॉडी है प्यारे बच्चों, इसकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल करेगा, लचीला बनाएगा। अर्थात बॉडी ऐसे 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 थोड़ा बहुत करेगी, हार्ड नहीं है क्योंकि प्रोटीन है, फ्लेक्सिबल। तो बॉडी को लचीला बनाती है, बॉडी को लचीला बनाते हैं। इसमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। एक है मेरे पास छोटा और दूसरा है मेरे पास लंबा। जो छोटा है वो स्मूथ होता है और रिड्यूस हो गया है, मतलब अब वो अंदर ही है, इसके अंदर ही मिलेगा मुझे। यहाँ पर इस जगह पर अगर बात करें तो यहाँ पर ही मिलेगा बस केवल। ये बड़ा वाला मेरा बाहर निकला था, तो बड़ा वाला लंबा है, रफ है, उस पर ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है केवल एक तरफ। यहाँ पर हेयर्स मुझे देखने के लिए मिलेंगे इस पर, तो केवल एक तरफ हेयर्स देखने के लिए हमें मिलते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर मैं युगलिना की बात कर रहे हैं तो युगलिना में देखिए, यद्यपि सूर्य के प्रकाश, अगर मैं बात सनलाइट की करता हूं, सूर्य के प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये है मेरे बच्चों प्यारेओ युगलिना। अगर सूर्य प्रेजेंट है तो ये प्लांट जैसा न्यूट्रिशन करता है, अर्थात ये फोटोसिंथेसिस करेगा। अर्थात ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण। भैया ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। लाइट है, सनलाइट है तो प्रकाश संश्लेषण। अब सनलाइट नहीं है तो एनिमल जैसा न्यूट्रिशन लेगा, अर्थात इसमें प्लांट वाला भी न्यूट्रिशन मिल रहा है रहने के लिए और एनिमल वाला मिल रहा है। तो भैया मिक्सोट्रॉफ है। तो भैया न्यूट्रोफ कैसा है? मिक्सोट्रॉफिक, अर्थात मिक्स टाइप का। ये प्लांट वाला है, एनिमल वाला। ये देखिए प्लांट के लिए दे रखा है मैंने, और प्यारे बच्चों ये क्या है? एनिमल्स के लिए। तो देखिए, लेकिन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, ये देखो सूर्य के प्रकाश के, सूर्य जो उपस्थित है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सूर्य अनुपस्थित है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अन्य सूक्ष्मधारियों का शिकार कर हेटेरोट्रोफिक की तरह व्यवहार करते हैं। ले लीजिए भैया, समझ लीजिए अच्छी तरह से।
भैया देखिए, समझिए समझिए, देखिए समझिए प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से समझिए इमेज को। देखिए ये है मेरे पास प्लांट जैसा, ठीक, प्लांट जैसा कैरेक्टर्स। ये है ऊपर वाला क्या है हमारा, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, ठीक है, प्लांट लाइक कैरेक्टर, ठीक। हम यहां पर लिख देते हैं पौधों जैसा लक्षण, ठीक है, पौधों जैसा लक्षण, ठीक, अर्थात प्रकाश संश्लेषण, अर्थात प्रकाश संश्लेषण। हिंदी वाले सभी बच्चे समझ लो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ, नीचे आ जाओ प्यारे बच्चों। अब दूसरी की बात करते हैं, देखो ये वाला, ये वाले की अगर मैं बात करता हूं, देखिए सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, अब सूर्य नहीं है, यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट नहीं है, तो ये अन्य जीवों की तरह क्या करेगा, व्यवहार, हेटेरोट्रॉपिक। तो ये क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, जंतुओं जैसा लक्षण। जंतुओं जैसा लक्षण क्यों है, अर्थात ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक। यहां पर क्या है, ये डिपेंड दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, ये डिपेंड। तो यहां पर दिख रहा है प्यारे बच्चों क्या है, डिपेंड, और यहां पर डिपेंड, यहां सेल्फ अपने आप खाना बना रहा है। तो ये इस प्रकार से मुझे युगलीना की चीज देखने के लिए मिल रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए आश्चर्य रूप से देखिए यहां पर, देखिए आश्चर्य रूप से युगलिनोइड्स में पाए जाने वाले जो वर्णक पिगमेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए और बी, तो इसके अंदर जो मिलने वाले मुझे पिगमेंट मिल रहे हैं, जो वर्णक मिले, जैसे क्लोरोफिल ए मिल रहा है और मुझे क्लोरोफिल बी मिला है, वही सारी चीज जो मेरे हायर प्लांट्स हैं, जैसे मटर का पेड़ है, ठीक, उस पर नीम का पेड़ है, आम, जो हायर प्लांट्स हैं, आम का पेड़ है, तो उन सारे प्लांट्स को देखते हैं, उन उच्च पादपों में प्रेजेंट पिगमेंट के समान है, जैसे कि युगलिना। तो युगलिना में देखिए वो मुझे पिगमेंट मिले, क्लोरोफिल ए मिला है, मुझे क्लोरोफिल बी मिला है, वही पिगमेंट जो वर्णक होते हैं, वही वर्णक हमें उच्च पादप, जो उच्च पादप उन्हें कहते हैं, जो काफी बड़े बड़े होते हैं पेड़, तो उन पेड़ों में मुझे वही मिला है खाना बनाने के लिए। तो इसकी बहुत ज्यादा क्या मिले, मुझे एक सिमिलरिटी मिली है, समानता मिल रही है, अर्थात हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स। तो ये सब क्या है, ये चीज क्या है, उच्च पादपों का क्या है भैया, लक्षण है। तो क्या है, लक्षण किसका है, उच्च पादपों का, उच्च पादपों जैसा लक्षण, ठीक, समानता मिल रही है प्यारे बच्चों। तो हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, उच्च पौधों जैसा लक्षण, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं सेक्सुअल की बात करता हूं, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात इसमें एब्सेंट होता है, या कर लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, वो भी बाइनरी फिशियन से। तो युगलिना की अगर हम बात करते हैं, तो युगलिना के बारे में देखिए अभी हमने थोड़ा समझाई था कि युगलिना में कि मैं बात करता हूं, तो मुझे यहां पर देखने के लिए इसके अंतर्गत मुझे अलैंगिक जनन मिल रहा है, लैंगिक जनन में। अब मैं अलैंगिक जनन की बात करता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, बाइनरी फिशन, ठीक, बाइनरी मतलब द्विविभाजन, द्विविखंडन। तो एक की जगह पर द्विविखंडन होने, ठीक है, बाइनरी मतलब द्विविखंडन, ठीक, बाई का मतलब होता है टाई, डाई, द्विविखंडन। तो मुझे यहाँ पर देखिए इस प्रकार द्विविखंडन मिल रहे हैं। देखिए पहले मेरे पास युगलिना ये है, तो ये है मेरे पास क्या, एक मात्र कोशिका, एक मात्र कोशिका, ठीक, मदर सेल। तो वन मदर सेल, इसे हम बोलते हैं मदर सेल। तो ये है मेरे पास क्या, एक मदर सेल। अब इस मदर सेल्स का देखिए ये है न्यूक्लियस, अब ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है। अब न्यूक्लियस में देखिए यहाँ पर देखिए, अब इस न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, ठीक। पहले न्यूक्लियस में जाओ, ये देखो लिख दिया मैं,
केंद्रक में विभाजन, पहले क्या हुआ केंद्रक बन, अब केंद्रक देखिए ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। अब इसमें से क्या हो रहा है, इसके अंदर ये भरा हुआ क्या है, कोशिका द्रव्य। ये सेल ही तो पूरी, तो सेल के अंदर क्या भरा हुआ प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। तो अब ये कोशिका द्रव्य, अब ये कोशिका द्रव्य अलग होगा, तो इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक, तो कोशिका द्रव्य पहले केंद्र का विभाजन हुआ, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। तो अब विभाजन जब हो गया अच्छी तरह से, तो देखिए ये अलग हो गए। ठीक, अलग होकर के यहाँ पर क्या, अब ये सेपरेट हो गए, सेपरेट टू सेल्स बन गई। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमें यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन तो मुझे इसमें नहीं मिला देखने के लिए, लेकिन इतनी बात अवश्य है कि मुझे यहाँ पर अलैंगिक जनन देखने को मिल रहा है, जिसे इस प्रकार से, जिसे मैं कहता हूँ लंबवत। ये देखो लिखा है, जिसे मैं कहता हूँ लंबवत, जिसे हम कहते हैं क्या, लंबवत, द्वय विभाजन या द्वय विखंडन, द्वय विभाजन या विखंडन। ठीक है, लंबवत द्वय विभाजन, लंबवत द्वय विभाजन। तो इसे लंबवत द्वय विखंडन कह सकते हैं या लंबवत द्वय विभाजन भी हम इसे कह सकते हैं। तो अब हम थोड़ा और देखिए, हमें इसमें आगे और चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं अमीबा की बात करते हैं तो देखिए अमीबा में क्रीपिंग मूवमेंट पाया जाता है। ठीक, क्रीपिंग मूवमेंट पाया जाता है जिसे हम यूग्लिनॉइड मूवमेंट भी कहते हैं, या इसमें मूवमेंट के बारे में पूछेगा तो कहते हैं, तो या तो उसे यूग्लिनॉइड मूवमेंट या क्रीपिंग मूवमेंट। क्रीपिंग मूवमेंट को आप ध्यान दें ज़्यादा रखिए, तो पूछते किसी प्रकार से यूग्लिना में किस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, किस प्रकार की, तो क्रीपिंग मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, जो कि शरीर के संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और प्रसार द्वारा होता है। संकुचन का मतलब क्रीपिंग मूवमेंट ऐसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये सेल है, तो सेल पे से क्या ऐसे सिकुड़ेगी, ऐसे कोई बढ़ेगी, तो कभी संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। ऐसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होकर इस प्रकार क्या, इसे मैं कहता हूँ कीपिंग मूवमेंट। तो कभी छोटी हो रही है, कभी एक्सपांसन, वो बढ़ रही है, छोटी हो रही है, बढ़ रही है, तो इसमें संकुचन सिकुड़न सी हो रही है, तो इसी को मैं कहता हूँ देखिए संकुचन और एक्सपांसन द्वारा उत्पन्न होती है। अब देखिए इसमें कुंचनशील रिक्तिका यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो इसमें मुझे देखो मिल रही है, देखिए ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखिए इस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की देखिए होती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऐसी होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो ये है देखिए मेरे पास क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, जिसे कहते हैं कुंचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं जो परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन में सहायक होती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, मान लीजिए कि ये मेरे पास अमीबा है, अमीबा पानी के अंदर तो प्रकृति है, अब इसके अंदर पानी क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, इसकी बॉडी के अंदर जाता रहता है पानी। तो हमारी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, इसके अंदर पानी क्या होगा, इसके अंदर पानी बच जाता है, इसी प्रकार से पानी को मेंटेन करती रहती हैं। तो ये क्या है, परासरण नियंत्रण, ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, पानी को मेंटेन करती रहती हैं। ठीक, तो ये पानी को मेंटेन करने में सहायक होती हैं। ठीक, इसमें पाए जाने वाले आई स्पॉट, आई स्पॉट देखिए ये है देखिए आई स्पॉट, ये है आई स्पॉट, आई स्पॉट। इसमें पाए जाने वाले आई स्पॉट जिसे मैं स्टिग्मा कहता हूँ, प्रकाश के प्रति संवेदन। ठीक है, प्रकाश के प्रति संवेदन यानी फोटो सेंसिटिव होते हैं, प्रकाश के प्रति क्या, संवेदनशील होते हैं, फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव मतलब यह है कि अगर ये लाइट, इसके आई स्पॉट्स हैं, उस पर लाइट डालेंगे तो ये क्या, सेंसिटिव हो जाएगा, तो इधर उधर उछल पुछल करने लगेगा। यानी कि ये क्या है, जरा सा भी सेंसिटिव, अगर लाइट डालोगे तो लाइट के प्रति क्या है, सेंसिटिव है, तो लाइट के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव। तो इस प्रकार से देखिए हम, और ये है मेरे पास क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये है मेरे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसमें देखिए इस प्रकार की चीज पाई जाती है, आई स्पॉट होते हैं, तो आई स्पॉट फोटो रिसेप्टिव का काम करते हैं। इसको थोड़ा आई स्पॉट, इसे यहां पर आप कर दीजिए क्या, इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से हमने अमीबा के बारे में ये चीज थोड़ी समझी। तो
आज का हमारा समय पूरा होता है बच्चों। आज की हमारी जो क्लास थी, तो आज की क्लास का हमारा समय होता है और हम आपसे अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बाय बाय। पढ़ते रहिए और मज़े लेते रहिए और माँ बाप के सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।